बेटा अपनी पत्नी के कहने पर मेरी सारी खेती बेचकर मुझे मुंबई ले जाने के बहाने आधे रास्ते से ही चलती ट्रेन में सोता हुआ छोड़कर भाग गया। मैंने फोन किया तो मेरी आवाज सुनकर फोन काट दिया। लोगों ने पैसों से मदद करके मुझे गांव वापस भेजा। तभी मैंने लिया एक ऐसा कड़ा फैसला जिसने बेटे बहू के पैरों तले से जमीन खिसका दी। माँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। प्लीज माँ, मुझे बचा लो। मैं तुमसे अपने कर्मों की माफी मांगता हूँ। नहीं बेटा, अब यह नौटंकी नहीं चलेगी। और कौन सी माँ? ऐसी माँ जिसे तू लावारिस सामान की तरह ट्रेन में छोड़कर भाग गया था। मैं तुझे नहीं जानती, तू कौन है, और जो भी कुछ हो रहा है यह तेरे ही करने का फल है। आखिरकार एक माँ ने अपने बेटे को उसके करने की कौन सी सजा दी। आइए जानते हैं आगे कहानी में। अरे माँ, क्या तुम्हें एक बार कहने पर समझ नहीं आता? मुझे यहाँ गांव में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहीं रहकर जिंदगी भर सड़ता रहूं? मैं इस छोटी सी जगह में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, उन्हें पूरा करने के लिए मुझे बाहर जाना ही होगा। रोहन अपनी माँ से यह सब कहते हुए अपना सामान पैक कर रहा था, लेकिन उसकी माँ सावित्री जी लगातार उसके हाथों से उसका बैग खींचने की कोशिश कर रही थी। वह लगातार अपने बेटे से कह रही थी, बेटा, तेरे सिवा मेरा कौन है? जब से तेरे पिताजी रामशंकर जी का निधन हुआ है, तब से तू ही तो मेरा एकमात्र सहारा है। अगर तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? थोड़ा तो मेरे बारे में सोच। लेकिन उनका बेटा घर छोड़कर जाने पर अड़ा हुआ था। बहुत कोशिश करने के बावजूद सावित्री जी अपने बेटे को घर से बाहर जाने से नहीं रोक पाई। उन्होंने उसे यह भी समझाया था कि हर कोई दूसरे शहर में जाकर ही सफल हो जाए, ऐसा नहीं होता। तू अपने ही शहर में रहकर भी सफल हो सकता है, उन्होंने कहा। आगे उन्होंने यह भी कहा, अगर तुझे मेरी नहीं सुननी है तो तू मुझे अपने साथ ही ले चल। इस पर उनका बेटा बोला, दूसरे शहर में अभी मेरे रहने की कोई जगह नहीं है, तो मैं तुझे कहाँ लेकर जाऊं? अभी तो बस मेरी नौकरी की बात हुई है, अभी तक मुझे नौकरी मिली नहीं है। इस पर सावित्री जी ने कहा, मैं यही तो कह रही हूँ बेटा, तेरी नौकरी अभी पक्की नहीं हुई है, तभी तो तू वहां जा रहा है। तेरी नौकरी पक्की हो जाने दे, फिर मैं तुझे नहीं रोकूंगी। इस पर रोहन ने कहा, इस शहर में है ही क्या, 2-4 नौकरियां, इससे अच्छा है कि मैं वहां जाकर अपना जीवन सुधारूं। अगर यह नौकरी नहीं मिली तो दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। माँ, कुछ भी हो जाए, मुझे वहीं जाकर नौकरी करनी है। इतना बोलकर उसने सावित्री जी का हाथ झटका और अपना बैग लेकर घर से बाहर निकल गया। उसके पीछे सावित्री जी रोती हुई उसे देखती रही, लेकिन उसके बेटे ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह पीछे से चिल्लाती रही, बेटा, मुझे छोड़कर मत जा, तेरे बिना मैं मर जाऊंगी। उसके बाद वह दरवाजे पर घंटों बैठी रोती रही, लेकिन उनका बेटा वापस नहीं आया। इतने ही घंटे वहीं बैठे रहने के बाद कुछ सोचकर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और घर के अंदर गईं। उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया और बोली, बेटा, क्या तू सुरक्षित पहुंच गया? बेटा, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। इस पर उनका बेटा सामने से बोला, माँ, कुछ ही दिनों की बात है, धीरे धीरे तुम्हें भी अकेले रहने की आदत पड़ जाएगी, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम सुरक्षित पहुंच गया हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अब पूरे दिन सावित्री जी ऐसे ही बैठी सिर्फ अपने बेटे के बारे में ही सोचती रहती थीं। उनके जीवन में दूसरा कुछ नहीं था। उनका बेटा अब दूसरे शहर में रहता था और वह बेचारी सिर्फ उससे फोन पर बात करके खुश रहती थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन सावित्री जी ने अपने बेटे को फोन किया और उससे बोली, बेटा, तू एक काम कर, तू यहाँ आकर मुझे अपने साथ ले चल, और रही बात पैसों की तो मैं यहाँ गांव में पड़ी थोड़ी बहुत जमीन बेच देती हूँ, और उससे जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से तू शहर में घर ले लेना और अपनी नौकरी करना। इससे मुझे भी अकेले नहीं रहना पड़ेगा। शुरुआत में तो उनका बेटा मना कर रहा था, लेकिन बाद में उसने कुछ सोचा और बोला, ठीक है माँ, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो मैं 4-5 दिनों में घर आता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि जमीन और घर का क्या करना है। 4-5 दिन बाद उनका बेटा रोहन घर आया और 1-2 दलालों से उसने बात की। उसके बाद वह सावित्री जी से बोला, माँ, हम बहुत जल्दी अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, इसलिए इतना अच्छा भाव नहीं मिल रहा है, लेकिन इन 2 प्रॉपर्टी की कीमत जल्दी बेचकर भी जितनी ज्यादा मिल सकती है उतनी ज्यादा लेने की हमने कोशिश की है। मैंने प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली है।
वह कल ही पार्टी को लेकर आएगा और 5-6 दिनों में सारे कागजात तैयार करवाकर पैसे हमारे हाथ में आ जाएंगे। आज वह प्रॉपर्टी डीलर किसी कारण से उस क्लाइंट को अपने साथ नहीं लाया था, इसलिए उसने प्रॉपर्टी नहीं देखी। लेकिन सोमवार को तो रोहन को अपनी नौकरी पर जाना था, इसलिए उसने प्रॉपर्टी डीलर को फोन करके बता दिया था कि आप घर चले जाइए, मेरे घर पर मेरी माँ है, वह आपको हमारा खेत दिखा देंगी। सोमवार को वह प्रॉपर्टी डीलर आते ही सावित्री जी ने उसे अपना खेत दिखाया, लेकिन घर के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए प्रॉपर्टी डीलर सिर्फ खेत देखकर चला गया। अगले रविवार को जब रोहन आया था तो वह 1-2 दिनों की छुट्टी लेकर आया था। उसने घर आने से पहले ही उस प्रॉपर्टी डीलर से बात करके एग्रीमेंट के सारे पेपर बनवाने के लिए कह दिया था। इसलिए जिस दिन रोहन घर आया उसी दिन प्रॉपर्टी डीलर भी घर आया और उसमें सारे पेपर रोहन को दिखाए। तब रोहन बोला, अरे यह तो सिर्फ खेत के पेपर हैं, मैंने तो आपको सभी पेपर तैयार करने के लिए कहा था ना। इस पर वह आदमी बोला, मैंने आपके दोनों खेतों के कागज बनवाए हैं, आपकी खेती सड़क के किनारे नहीं है, फिर भी मैंने आपको अच्छी कीमत दिलवाने की कोशिश की है। इस पर रोहन बोला, हाँ यह तो ठीक है आपका, परंतु मैंने आपको इस घर के कागज भी बनवाने के लिए कहा था ना। इस पर वह आदमी बोला, यह तो मैं भूल ही गया, पर ठीक है, मैंने तो ऐसा सुना है कि कुछ ही दिनों में यहाँ आसपास कुछ कंपनियां आ रही हैं। आपके घर को अभी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, परंतु आने वाले समय में निश्चित रूप से आपके घर को अच्छी कीमत मिलेगी। यह सुनकर रोहन खुश हो गया। उसने जमीन का लेन देन करके पैसे ले लिए और वह पैसे लेकर निकलने ही वाला था, परंतु उसने सोचा कि अगर माँ को यहीं छोड़ गया तो दोबारा आकर मुझे यह घर बेचते नहीं बनेगा। इससे अच्छा है कि हम उसे अपने साथ ही लेकर चलें। इसीलिए वह माँ से बोला, माँ तुम अपना बैग भर लो, अब हमारे पास पैसे आ गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर सावित्री जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने बड़े आनंद से अपना बैग भरा और दोनों दूसरे शहर में रोहन की नौकरी वाली जगह पर जाने के लिए निकल पड़े। घर से टैक्सी पकड़कर वे रेलवे स्टेशन तक पहुंचे और फिर रेलवे स्टेशन पर जाकर उन्होंने मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ी। अब ट्रेन चल चुकी थी। खिड़की के पास बैठी सावित्री जी बड़े आनंद एक से बाहर का दृश्य देख रही थी। वह मन ही मन बहुत खुश थीं। आज उनका सपना सही मायनों में साकार हो गया था, क्योंकि उन्हें हमेशा से यही लगता था कि उनके बेटे को उन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए या बेटे को उनके साथ गांव में ही रहना चाहिए, और आज उनका बेटा उन्हें अपने साथ लेकर जा रहा था। तब उन्हें अपने पुराने दिन याद आए जब उनकी शादी रामशंकर जी से हुई थी। अब भी वह ऐसे ही अपना घर बार छोड़कर रामशंकर जी के साथ संसार बसाने के लिए नई जगह जा रही थी। ठीक उसी तरह आज वह सब कुछ छोड़कर अपने बेटे के साथ नए शहर में नए घर में रहने के लिए जा रही थी। रोहन अपनी माँ की तरफ देखता है तो उसे समझ आता है कि माँ बाहर का दृश्य देखकर आनंद ले रही है। उसे नींद नहीं आ रही है, इसलिए वह पैसों का बैग अपने सिर के नीचे लेकर ऊपरी बर्थ पर जाकर सो जाता है। कुछ घंटों बाद वह उठकर देखता है तो उसकी माँ जाग ही रही होती है, इसलिए वह कहता है, माँ आप तो आराम कर लो। तब सावित्री जी कहती हैं, बेटा अभी बहुत सफर करना है, मुझे जब नींद आएगी तब मैं सो जाऊंगी। इस पर रोहन कहता है, माँ थोड़ी पीठ तो टिका लो, उससे तुम्हें आराम मिलेगा, कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी तुम। तब सावित्री जी कहती हैं, ठीक है बेटा, तू कह रहा है तो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तब सावित्री जी एक छोटा सा बैग अपने सिर के नीचे लेती हैं और आराम करने लगती हैं। तभी उन्हें गहरी नींद लग जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि आज तक वह अकेली रहती थीं। उनमें लगातार बेटे का विचार रहता था, इसलिए उन्हें सुख की नींद नहीं लगती थी। लेकिन आज उनका मन शांत था, इसलिए वह शांति से सो गई थीं। फिर कुछ देर बाद रोहन ने अपनी माँ के कान के पास जाकर उन्हें धीमी आवाज में पुकारा और उठाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं उठी। तब रोहन को यकीन हो गया कि उसकी माँ गहरी नींद में सो गई है। इसी बात का फायदा उठाते हुए रोहन ने अपने सारे बैग ले लिए। माँ का बैग उनके बगल में ही रखा और अगले स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी, वह अपनी माँ को गाड़ी में ही सोता छोड़कर खुद ट्रेन से नीचे उतर गया। अब ट्रेन वहां से चलकर अगले सफर पर निकल गई, लेकिन फिर भी सावित्री जी सोई हुई ही थी। कुछ घंटों बाद उन्हें जाग आई। तब वह अपने बेटे रोहन को ढूंढने लगी तो वह कहीं भी नहीं दिखाई दिया।
यह उनके ध्यान में आने पर वह रोने लगी। उनके रोने से उनके साथ सफर करने वाले आसपास के यात्री उनके पास आए और उनके रोने का कारण पूछने लगे। तब वह बोली, मेरा बेटा मेरे साथ सफर कर रहा था, उसे क्या आप लोगों ने कहीं देखा है? मेरा बेटा कहाँ गया? अब उसकी और मेरी मुलाकात कैसे होगी? अब उनमें से कुछ यात्री कहने लगे कि वह कुछ लेने के लिए स्टेशन पर उतरा होगा और गाड़ी छूटने के कारण वह वहीं रह गया होगा। तो कुछ कहने लगे कि वह जानबूझकर उतर गया होगा। सबको उन पर दया आ रही थी, लेकिन हर कोई अलग अलग बातें कर रहा था। तभी टिकट की जांच करने के लिए टीटी वहां आया। इतनी भीड़ देखकर वह बोला, यहाँ क्या हुआ है? तब एक आदमी ने बताया कि इन काकी के साथ उनका बेटा सफर कर रहा था, लेकिन वह अब अचानक कहाँ उतर गया या कौन से स्टेशन पर नीचे ही रह गया ये पता नहीं है। तब वो टीटी बोला, आप लोग यूं ही अटकलें लगाकर उन्हें परेशान मत कीजिए। जिन्हें उनकी मदद करनी है वही यहाँ रुकें, नहीं तो यूं ही यहाँ भीड़ मत लगाइए। किसी के ऐसा कहते ही आधे से ज्यादा भीड़ कम हो गई और लोग अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहीं सावित्री जी के बगल में थे। वो टीटी भी सावित्री जी के बगल में जाकर बैठ गया और बोला, आपके पास आपके बेटे का मोबाइल नंबर है क्या? शायद वह किसी स्टेशन पर उतर गया होगा और ट्रेन छूट गई होगी। अगर ऐसा हुआ होगा तो मैं आपको अगले स्टेशन पर उतारकर स्टेशन मास्टर को बताऊंगा, यानी आपका बेटा वहां आकर आपको ले जाएगा। उसका मोबाइल नंबर आपको याद होगा तो मुझे बताइए, या कहीं लिखकर रखा होगा तो मुझे दीजिए। तभी सावित्री जी बोली, मेरे बेटे का नंबर मुझे मालूम नहीं है। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने बेटे का मोबाइल नंबर बैग में लिखकर रखा है। दरअसल सावित्री जी के पास मोबाइल फोन था, लेकिन उनका बेटा वह फोन भी ले गया था। इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपने बैग में कागज पर लिखा हुआ अपने बेटे का मोबाइल नंबर लिखकर रखा है का मोबाइल नंबर उस टीटी के हाथ में दिया। उसने तुरंत ही उनके बेटे रोहन को फोन किया और फोन स्पीकर पर डाला। एक दो रिंग बजने के बाद रोहन ने तुरंत ही फोन उठा लिया। तब वह टीटी बोला, क्या मेरी बात रोहन से हो रही है? सामने से रोहन बोला, हाँ मैं ही रोहन बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? इस पर वह टीटी बोला, मैं अमुक एक्सप्रेस का टिकट कलेक्टर बोल रहा हूँ, आप अपनी माँ से बात कीजिए। ऐसा बोलकर उसने फोन सावित्री जी की तरफ कर दिया। तब सावित्री जी रोते हुए बोली, बेटा तू कहाँ है? अपनी माँ की आवाज सुनते ही रोहन ने फोन काट दिया। तब वह टीटी दोबारा उसे फोन लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब उसका फोन बंद आ रहा था। यह सब देखकर वहां मौजूद लोगों को कुछ अजीब सा लगने लगा। फिर वे सब समझ गए कि इसका बेटा जानबूझकर इन्हें यहाँ छोड़कर गया है। अब उनके बेटे का फोन नहीं लग रहा था, इसलिए टीटी बोला, इसका मतलब आपका बेटा आपको जानबूझकर यहाँ छोड़कर गया है। तब सावित्री जी कहने लगी, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वह खुद ही मुझे यहाँ लेकर आया था और बोला था कि हम दूसरे शहर में जाकर रहेंगे। फिर वह मुझे ऐसे आधे रास्ते में क्यों छोड़कर जाएगा? हम घर बार सब छोड़कर यहाँ दूसरे शहर में रहने जा रहे हैं। तब उनमें से एक लड़के ने यह बात सुनी और वह सावित्री जी से बोला, घर बार छोड़कर चल रहे हो मतलब? तब सावित्री जी बोली, हमने अपनी जमीन बेच दी है और उस जमीन से मिले पैसे लेकर हम यहाँ नया घर लेकर वहीं रहेंगे जहाँ मेरा बेटा नौकरी करता है। जहाँ हम पेट भरने के लिए पैसे कमाते हैं वही तो हमारा असली घर होता है ना। इसीलिए हमने अपनी खेती बेची थी ताकि वहाँ जाकर घर लेकर वहीं रहें। तभी तो मेरा बेटा मुझे अपने साथ लेकर निकला था। सावित्री जी की यह बात सुनकर सब लोग समझ गए थे कि इनके बेटे ने इन्हें धोखा देकर जानबूझकर इन्हें साथ ऐसा व्यवहार किया है। अब वो लोग भी क्या करते? वे कहने लगे, आप कह रही थी ना कि आपका बेटा मुंबई में रहता है, तो मुंबई आते ही हम आपको बताते हैं, आप वहीं उतर जाइए। कुछ लोग कहने लगे, मुंबई कितना बड़ा है, मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में वह अपने बेटे को कैसे ढूंढेंगी? उसे ढूंढने के चक्कर में वह खुद ही खो जाएंगी। फिर वहां मौजूद सभी लोगों ने आपस में चर्चा की और एक फैसला लिया गया कि सावित्री जी को उनके गांव वापस जाना चाहिए। उनका कहना यह था कि अगर उनका बेटा उन्हें ढूंढ रहा होगा तो वह निश्चित रूप से उन्हें ढूंढता हुआ गांव आएगा। तब उनमें से कुछ लोग कहने लगे, काकी आपके पास आपका घर है क्या? तब सावित्री जी बोली, हाँ खेती बेची है, परंतु घर तो अभी भी हमारा ही है। तब उनमें से एक आदमी बोला, अगर आपका बेटा पैसों का लालची होगा तो वह उस घर को बेचने के लिए भी निश्चित रूप से एक ना एक दिन आएगा। शायद उसे घर बेचना होगा, इसीलिए उसने इतने दूर लाकर आपको छोड़ दिया होगा। अब उनका अपने घर जाना निश्चित हो गया था।
परंतु वह अकेले इतना दूर का सफर कैसे करेंगी? क्या उनके पास उतने पैसे हैं? क्या उन्हें बीच में कहीं ट्रेन बदलने की जरूरत पड़ी तो वह कर पाएंगी? ऐसे विभिन्न प्रश्न सबके सामने खड़े हो गए। तब हर कोई सोचने लगा कि इन्हें इतने दूर से अब वापस घर कौन लेकर जाएगा, क्योंकि सबको अपने अपने काम थे और आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कौन किसके लिए वक्त निकालेगा। लेकिन कहते हैं ना, आज भी इस मतलबी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। ऐसा ही एक आदमी सावित्री जी से बोला, हम भी मुंबई जा रहे हैं। मुंबई पहुंचने के बाद हम आपको आपके गांव जाने वाली ट्रेन में बैठा देंगे, लेकिन हमें मुंबई पहुंचते ही तुरंत आपकी ट्रेन का होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ मेरी पत्नी है और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा देर वहां रुकना नहीं होगा। इस पर सावित्री जी बोली, मुंबई बहुत बड़ा शहर है ना, इसीलिए वहाँ बहुत सारी ट्रेनें होंगी। अगर गलती से मैं दूसरी ट्रेन में बैठ गई तो और सब कुछ हो भी जाए तो मैं जाऊंगी कैसे, क्योंकि मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। अब उनमें से ही एक आदमी 200 रुपये निकालकर सावित्री जी को देते हुए बोला, अभी मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। तब सावित्री जी वह पैसे लेने से मना करने लगी। इस पर वह आदमी बोला, मुश्किल वक्त में दूसरे की मदद करना अच्छा ही होता है। आप यह पैसे रखिए, कम है लेकिन आपके काम आएंगे। उसके समझाने के बाद सावित्री जी ने वह पैसे ले लिए। फिर वहां मौजूद हर कोई 100 तो कोई 200 सावित्री जी को देने लगा। इस तरह सावित्री जी के पास अब 1000 रुपये तक जमा हो गए थे। उतने पैसों में वह आराम से अपने घर पहुंच सकती थीं। इस सारी भगदड़ में मुंबई कब आया किसी को पता ही नहीं चला। तो वह लड़का सावित्री जी से बोला, काकी अब मुंबई आ गया है, हम यहाँ उतरते हैं। मुंबई में उतरने के बाद उस लड़के ने पूछताछ की तो पता चला कि 1 घंटे बाद सावित्री जी के गांव जाने वाली ट्रेन आने वाली है। तब उस लड़के ने अपनी बीमार पत्नी और सावित्री जी को वहां बैठने के लिए कहा और वह उनके लिए कुछ खाने की चीजें लाने गया। उसने लाया हुआ खाना सावित्री जी को और अपनी पत्नी को दिया। फिर वह सावित्री जी से बोला, काकी थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी, आप संभल कर सफर करना और एक बात ध्यान रखना, सफर में किसी को भी आपके साथ जो कुछ हुआ है उसके बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि इस दुनिया में सभी लोग अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी मजबूरी का कोई फायदा ना उठाए, इसीलिए थोड़ी हिम्मत दिखाना, फिर आप आराम से अपने घर पहुंच जाएंगी। और एक बात, जिनके बच्चे नहीं होते क्या वह लोग जीते नहीं हैं? फिर वह बोला, बाकी ट्रेन आने में अभी आधा घंटा बाकी है। अगर आपको वेटिंग रूम में जाकर फ्रेश होना हो तो आप जाकर आ सकती हैं। सफर करके सावित्री जी का शरीर भी बहुत थका हुआ था, इसलिए वह वेटिंग रूम में गई, अच्छे से स्नान किया और फिर से वह लड़का और उसकी पत्नी जहां बैठी थी उस बेंच पर आकर बैठ गई। फिर उस लड़के ने उनके लिए लाया हुआ खाना उनके बैग में ठीक से रख दिया। तभी ट्रेन आ गई। फिर जनरल डिब्बे की उस भीड़ में सावित्री जी शामिल हो गईं। लेकिन भीड़ इतनी थी कि वह ट्रेन के डिब्बे में तो चढ़ गईं, पर उन्हें बैठने की जगह नहीं मिली। उनके खड़े रहने की उम्र नहीं थी, परंतु वो जैसे तैसे खड़े खड़े सफर करने लगी। कुछ स्टेशन आगे जाने के बाद उन्हें बैठने की जगह मिली। उनके मन में लगातार विचार चल रहे थे। तभी उन्हें याद आया कि जिस लड़के ने उन्हें ट्रेन में बैठाया उसने कहा था कि फोन करना। इसलिए उन्होंने सामने ही बैठे हुए लड़के से फोन मांगा और उस लड़के ने लिखकर दिए हुए नंबर पर फोन किया और उसे बताया, बेटा मुझे बैठने की जगह मिल गई है। तब वह बोला, आप निश्चिंत होकर सफर कीजिए, अपने घर पहुंच गई तो एक बार फिर से मुझे फोन कीजिएगा। इस पर सावित्री जी बोली, हाँ बेटा जरूर, तुम अपनी पत्नी का ख्याल रखना। इतना बोलकर उन्होंने फोन रख दिया। फिर वह सोचने लगी, इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में इस लड़के जैसे भी मदद करने वाले भगवान जैसे लोग मिलते हैं, तब हमें कितना सहारा महसूस होता है। अगर उसने हमारी मदद नहीं की होती तो हम मुंबई जैसे बड़े शहर में कहाँ जाते, किससे आसरा मांगते। पर अब वह सोचने लगी, हमें रोकर नहीं चलेगा। जब मेरे पति का निधन हुआ था तब वह दुख भूलकर भी हम मजबूत मन से जिंदगी जीते आए हैं। वैसे ही अपना मन मजबूत करके हमें आगे की जिंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि तब मेरे ससुराल वालों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया था, पर मैंने अपने बेटे को उसका हर हक दिलवाया था, उसके लिए घर भी लिया था। अब हमें वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। उस वक्त मैं अपने बेटे के लिए इतना सब कुछ कर सकी तो अब मैं अपने लिए क्यों नहीं कर सकती? निश्चित रूप से कर सकती हूँ। भगवान ने अगर इतनी अच्छी जिंदगी दी है तो उसे बेवजह मैं बर्बाद क्यों करूँ?
यह विचार करते हुए सावित्री जी अपने गांव के रेलवे स्टेशन पर उतर गईं। वहां उतरने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि स्टेशन से घर जाने का रास्ता उन्हें अच्छे से मालूम था। वो अब अपने घर पहुंच गई थीं। तब उनकी पड़ोसन उनसे पूछने लगी, सावित्री काकी, क्या हुआ? आप तो अपने बेटे के साथ दूसरे शहर में रहने के लिए गई थी ना? आप जाते वक्त कह रही थी ना कि अब वापस नहीं आएंगी। तब सावित्री जी बोली, हाँ, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मैं अब वापस आ गई हूँ और मैं अब यहीं रहूंगी। उनके पड़ोस में रहने वाली मीना जी उनकी दोस्त भी थी, इसीलिए पिछली बार रोहन आकर गया था। यह बात भी उसे पता थी। उस वक्त मीना जी ने सावित्री जी से कहा था, तू बेटे की बातों में आकर खेती मत बेच। परंतु सावित्री जी ने अपनी सहेली की ना सुनकर अपने बेटे की बात मानी थी और जमीन बेच दी थी, और उसकी सजा अब उन्हें भुगतनी पड़ रही थी। आगे ऐसा कुछ होगा, इसकी हल्की सी शंका उनकी सहेली को आई थी। वही शंका आज सही साबित होती दिख रही थी। वह अब अपने घर में जाकर उन्होंने अपनी सहेली के मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। तब मीना जी ने सोचा, अभी इससे बात करने के बजाय हम शाम को आकर से बात करेंगे। शाम होने के बाद मीना जी सावित्री जी के घर गई। सावित्री जी ने दरवाजा खोलकर उन्हें घर में लिया। सावित्री जी को देखते ही मीना जी समझ गई कि वह बहुत परेशान है, इसलिए वह सावित्री जी के बगल में बैठकर प्यार से पूछने लगी, सावित्री, क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब कुछ ठीक है ना? तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने साथ शहर ले गया था ना? वह तुम्हें वहीं रखेगा ऐसा कहकर गया था। फिर तुम अचानक वापस कैसे आ गई, और वह भी अकेली? सब कुछ ठीक है ना? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। क्या हुआ है सावित्री? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ ना? मीना जी के इतने प्यार से पूछने पर सावित्री जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनसे रहा नहीं गया। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने तुरंत ही मीना जी को गले लगा लिया और वह जोर जोर से रोने लगी। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया? यह सब वह रोते हुए बोल रही थी। तब मीना जी ने उन्हें जैसे तैसे शांत किया और बोली, निश्चित रूप से क्या हुआ है? वह मुझे ठीक से बताएंगी क्या? तब सावित्री जी ने उसे पूरा घटनाक्रम बताया। मैं बेटे के साथ मुंबई शहर जा रही थी, परंतु हम वहां तक पहुंचे नहीं। आधे रास्ते में ही वह मुझे छोड़कर गायब हो गया। जब उसे फोन किया तो उसने फोन भी काट दिया और बाद में उसने अपना फोन बंद करके रख दिया। यह सब बातें सुनकर मीना जी को तो सदमा ही लगा कि कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। फिर मीना जी ने अपने बेटे को आवाज देकर सावित्री जी के घर में बुला लिया और उसे सावित्री जी के बेटे यानी रोहन को फोन करने के लिए कहा। उसने फोन किया, परंतु रोहन ने उसका फोन नहीं उठाया। शायद उसका नंबर उसके पास सेव होगा, इसीलिए उसके बेटे ने दूसरे नंबर से फोन किया तो रोहन ने वह फोन तुरंत उठा लिया। तब मीना जी बोली, बेटा, मैं मीना काकी बोल रही हूँ। मुझे सावित्री से बात करनी है। अब वह यहाँ नहीं रहती, वो तुम्हारे साथ रहती है, पर मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि फ़ोन पर थोड़ी देर उससे बात कर लूँ। थोड़ी मेरी सावित्री से बात करवा दो ना। मीना जी की ऐसी बात सुनकर रोहन घबरा गया और बोला, माँ, अभी मेरे पास नहीं है। काकी, मैं बाद में आपकी माँ से बात करवाता हूँ, ऐसा कहने लगा, क्योंकि उसे क्या मालूम था कि उसकी माँ घर पहुंच गई है। उसे तो यही लग रहा था कि उसकी माँ सड़क पर कहीं भटक रही होगी, इसलिए उसने ऐसा बहाना बताकर समय निकालने की कोशिश की थी। अब मीना जी कुछ आगे बोलेंगी, यह सोचकर तुरंत ही सावित्री जी ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। उसके बाद रोहन ने फोन काट दिया और वह नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया, ताकि उस नंबर से दोबारा फोन ना आए और उसने अपनी माँ के साथ जो व्यवहार किया है यह मीना जी को पता न चले, ऐसा उसे लग रहा था। परंतु सच्चाई तो उन्हें पहले ही पता चल गई थी। फोन पर अपने बेटे की आवाज सुनकर सावित्री जी फिर से भावुक हो गईं और रोने लगीं, क्योंकि कुछ भी हो जाए वह माँ का हृदय था। पर इस बार मीना जी ने सावित्री जी को समझाया, तूने अपने बेटे के लिए क्या नहीं किया, उसी के लिए तो तू सब कुछ करती रही, फिर भी उसने तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। जब तू इस गांव में आई थी तब तेरे पास क्या था? तेरे पास कुछ नहीं था। एक छोटा सा खेत था जिसके भरोसे पर तू यहाँ आई थी और अपनी मेहनत से तूने अपना घर खरीदा। तू उस पर ही नहीं रुकी, तूने उसी मेहनत से एक और खेत खरीद लिया ताकि तेरा उत्तरार्ध पड़े और तेरा बेटा अच्छी शिक्षा ले, उसे सब चीजें मिले। तू इतना कर सकती है, क्या तेरे में बुद्धि की कमी है? इतना बोलकर मीना जी हंसने लगी। तब सावित्री जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह कहने लगी, तू बिल्कुल सही कह रही है।
अब सिर्फ मुझे अपना विचार करना होगा। उसी दिन से उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत की। घर में अब ज्यादा कुछ चीजें नहीं थीं, क्योंकि वह जाते वक्त कुछ चीजें बेच चुकी थीं तो कुछ पड़ोसियों को दे दी थीं। जो चीजें पड़ोसियों को दी थीं वह उन्होंने वापस ले ली, पर जो बेची थीं वे दोबारा खरीदनी पड़ेंगी। जिसके लिए पैसों की जरूरत थी और पैसे कमाने के लिए काम करना जरूरी था। पर अब इस उम्र में सावित्री जी अब 60 वर्ष की हो चुकी थीं। वह कौन सा काम करती? तब मीना जी बोली, तू पहले जो काम करती थी वही काम कर। अरे, आज के जमाने में कोई आदमी खुद काम नहीं करता। हर कोई दूसरे से ही काम करवाकर पैसे कमाने की कोशिश करता है। सावित्री जी को भी मीना जी की बात अच्छी लगी, इसीलिए उन्होंने अपना पुराना काम फिर से शुरू किया। उन्होंने दूसरों की खेती करने के लिए ली। उसमें उन्होंने अलग अलग तरह की सब्जियां लगाईं और उसमें उन्होंने अच्छा खासा पैसा मिला। जिसका वह खेत था, उसके मालिक के साथ बात करके साल भर में जितने पैसे देने थे उतने देने के बाद भी सावित्री जी के पास पैसे बचे हुए थे। इसमें उन्हें दिन ब दिन बहुत फायदा होता गया। वह खुद खेत में मेहनत नहीं करती थी, परंतु जिन लोगों से वह यह सब काम करवाती थी उनकी मजदूरी भी वह समय पर देती थी। इसलिए उनकी खेती में काम करने के लिए लोग खुद ही तैयार हो रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना एक खेत खरीद लिया, क्योंकि अब उनके पास अपना ऐसा खेत बचा नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें अब पहले जैसे अपने बेटे के लिए पैसे नहीं कमाने थे। इसलिए अपना खेत लेने के बाद उनके खेत में जो लोग काम करने के लिए आते, उन्हें वह ज्यादा पैसे देने के बजाय उनके बच्चों की शिक्षा का खर्च अपने पैसों से करने लगी। इतना अच्छा काम करते हुए भी कहते हैं ना, भगवान परीक्षा लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ। एक बार फसल हाथ में आने के समय ही बहुत ज्यादा बारिश हुई और उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। उस समय उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। उस साल उनके पास थोड़े बहुत पैसे बचे थे, वे भी खत्म हो गए, क्योंकि खेत में काम करने वाले लोगों की मजदूरी तो उन्हें देनी ही पड़ी थी। लेकिन तुरंत ही अगले साल उन्होंने अपनी खेती में एक ऐसी फसल लगाई जो गांव के किसी और किसान ने नहीं उगाई थी। इसलिए उस फसल की बाजार में अच्छी मांग आई। इसे उगाने के लिए उन्होंने कुछ जगहों से उधार भी लिया था। दरअसल यह फसल लेते वक्त उन्हें बहुत ज्यादा तनाव आया था कि हम यह सब कर रहे हैं, परंतु हमें इसमें सफलता मिलेगी क्या? पर कहते हैं ना, भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर देता है। इसकी सच्चाई आज सावित्री जी के सामने आई, क्योंकि बारिश से नुकसान होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और उसका फल आज उन्हें मिला। धीरे धीरे उनकी परिस्थिति अब बदल गई थी। भगवान की उन पर इतनी कृपा हुई कि उन पर धन की वर्षा होने लगी। ऐसे ही एक दिन वही प्रॉपर्टी डीलर एक पार्टी को लेकर सावित्री जी का घर दिखाने के लिए आया, लेकिन उस वक्त सावित्री जी घर में नहीं थीं। जब उन्होंने उसे देखा, वो समझ गईं कि यह घर बेचने आया होगा। इसलिए सावित्री जी ने तुरंत ही अपने पड़ोसियों को बताया, अगर वह पूछताछ करे तो उसे बताना कि यह घर बंद ही रहता है। कभी कभी इस घर के लोग आते हैं और जाते हैं, पर ज्यादातर समय यह घर बंद ही रहता है। जब उस प्रॉपर्टी डीलर ने आसपास पूछताछ की, तब उन लोगों ने सावित्री जी के कहे अनुसार ही बताया। तब वह हंसते हुए बोला, उनका आना जाना ठीक है, पर आप इस घर को हड़पने का विचार भी मत करना, क्योंकि यह घर मैं बेच रहा हूँ। ऐसा बोलकर वह पार्टी को घर दिखाकर निकल गया। पड़ोसियों ने अच्छी तरह बात करके उसका नंबर ले लिया और कहा, यहाँ कोई आया तो हम आपको फोन करके बताएंगे। प्रॉपर्टी डीलर ने हंसते हुए नंबर दिया और बोला, किसी को जमीन बेचनी हो तो मुझे बताइए। फिर पड़ोसियों ने बातों बातों में पूछा, यह घर तो रोहन का है, वह कब आने वाला है? अब सावित्री जी रोहन के स्वागत की तैयारी करने लगी, क्योंकि उन्हें उसे सबक सिखाना था। उन्होंने पुलिस में जाकर शिकायत दी, मेरे बेटे ने मुझे धोखा देकर जमीन बेच दी है और दूर ले जाकर मुझे छोड़ दिया। शिकायत देने के बाद पुलिस भी रोहन के आने का इंतजार करने लगी। उनके गांव के बगल में एक सरकारी कंपनी आने वाली थी, जिससे वहां की जमीन के भाव बहुत बढ़ गए थे। यह बात रोहन को पता चल गई, इसलिए ज्यादा पैसे के लालच में रोहन घर बेचने के लिए आया था। उसने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि ताला नहीं है। उसे लगा कि प्रॉपर्टी डीलर पार्टी को लेकर अंदर होगा, पर जब उसने दरवाजा खोला तब सामने जो व्यक्ति खड़ा था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके सामने वही माँ सावित्री जी खड़ी थीं, जिन्हें उसने ट्रेन में सोते हुए छोड़ दिया था। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले क्या करे।
तभी वहां पुलिस पहुंच गई। सावित्री जी बोली, यह देखिए मेरा नालायक बेटा, इसने पहले ही मेरी जमीन बेच दी और अब यह घर बेचने आया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो थोड़ी देर रुकिए, प्रॉपर्टी डीलर भी आने वाला है। इतना कहते ही प्रॉपर्टी डीलर भी वहां पहुंच गया, क्योंकि मीना जी ने उसे फोन कर दिया था कि रोहन घर आ गया है। वह सोच रहा था कि अब डील फाइनल करेंगे, पर घर पहुंचते ही पुलिस और सावित्री जी को देखकर उसे सदमा लगा। तभी पुलिस वाले ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्यों रे, यहाँ क्यों आया है? वह बोला, साहब मैं ये घर बेचने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी डीलर। पुलिस वाला बोला, अच्छा तो ये घर किसका है? वो बोला, ये घर रोहन साहब का है, बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं। तभी पुलिस वाले ने उसके कंधे से हाथ हटाकर उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा, तूने उस पेपर पर हस्ताक्षर किसके हैं? यह देखा नहीं था क्या? प्रॉपर्टी डीलर बोला, साहब उस पेपर पर हस्ताक्षर तो सावित्री जी के ही थे, पर मेरी बात तो रोहन साहब से हुई थी। इतना ही बोलना काफी था। सावित्री जी तुरंत बोली, मैंने घर के पेपर्स पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, या मेरा नालायक बेटा मेरे साथ ऐसा करेगा, या मुझे मालूम होता तो मैं जमीन के कागजों पर भी हस्ताक्षर नहीं करती, या मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहा है। पुलिस ने रोहन से पूछा, तू अपनी माँ की मर्जी के बिना यह घर कैसे बेच सकता था? रोहन बोला, नहीं साहब, मैं घर नहीं बेच रहा था, मैंने तो सिर्फ कीमत निकालने के लिए इसे घर पर बुलाया था। पर तभी पास खड़े एक पुलिस वाले ने उसके कान पर थप्पड़ मारा तो वह तोते की तरह बोलने लगा, साहब मैं पैसों के लालच में आकर माँ के झूठे हस्ताक्षर करके यह घर बेचने वाला था। यह सुनते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस रोहन को ले जा रही थी तो वह चिल्लाने लगा, माँ माँ देखो ना, पुलिस मुझे तुम्हारे सामने ही ले जा रही है और तुम कुछ बोल नहीं रही हो, तुम तमाशा देख रही हो। सावित्री जी बोली, माँ कौन तेरी? जब माँ को ट्रेन में सुलाकर तू निकल गया था तब वह तेरी माँ नहीं थी क्या? जब जब मैंने तुझे फोन किया तूने फोन काट दिया या बंद कर दिया, तब कहाँ थी तेरी माँ? पैसों का लालची, तू तेरे जैसा बेटा होने के बजाय ना होना ही अच्छा। ये जो कुछ था सब तेरा ही तो था, मेरे मरने के बाद सब तेरे ही नाम पर होता। पर नहीं, सब कुछ तुझे पहले ही चाहिए था। तू इतना लालची है कि तू मुझे बेच भी सकता था। जब मैं रो रही थी तब तूने मुंह मोड़ लिया था, अब तेरे आंसू मुझे कैसे दिखेंगे? फिर सावित्री जी बोली, साहब इसे अभी मेरी नजरों के सामने से ले जाइए। पुलिस उसे और प्रॉपर्टी डीलर दोनों को साथ ले गई, क्योंकि वह भी इसमें शामिल था। उसने ही रोहन से कहा था, सर आप जैसे तैसे अपनी माँ के हस्ताक्षर करवाइए, बाकी सब मैं कर लूंगा। पुलिस ने दोनों को जेल में डाल दिया। उधर प्रॉपर्टी डीलर ने माफी मांगकर और जुर्माना भरकर अपनी रिहाई करवाई, पर रोहन अपनी माँ को धोखा देने के कारण जेल में ही रहा। जेल में रहते हुए उसने कई बार अपनी माँ से माफी मांगी, पर सावित्री जी ने उसे माफ नहीं किया। उनके कर्मों की सजा उसे दी गई। अब सावित्री जी सुख शांति से जीवन जी रही हैं। उन्हें अपने बेटे की कमी जरूर महसूस होती है, पर फिर भी उन्होंने उसे माफ नहीं किया। उनकी खेती में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा का खर्च अब सावित्री जी उठाती हैं। वे बच्चे बड़े होकर अच्छी नौकरियों पर लग गए हैं। भले ही वे मजदूरों के बच्चे थे, पर जिन्होंने उन पर उपकार किया उन सावित्री जी को वे कभी नहीं भूले। इसलिए आज ऐसे अनगिनत बच्चे सावित्री जी को माँ कहकर पुकारते हैं। पर रोहन ने अपने ही कर्मों से माँ नामक छत हमेशा के लिए खो दी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।